नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले के बाद अब जयपुर निगम ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी। सरकारों का दावा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया, लेकिन विपक्ष इसे समुदाय विशेष से जोड़कर विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा, जबकि यह फैसला सभी के लिए है। पहले उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, अब जयपुर नगर निगम ने भी कांवड़ यात्रा पर जो आदेश जारी किया है, उस पर सियासत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों और ठेले रेहड़ी वालों को अपना नाम उजागर करने को कहा गया है। बस इतनी सी बात और सियासत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हिंदू मुसलमान किया जाने लगा है। यूपी सरकार के मुताबिक ये आदेश कांवड़ यात्रा के समय शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए दिया गया है। उत्तराखंड सरकार की भी यही दलील है। सियासत करने वालों को सरकार का दो टूक जवाब भी है। ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवड़ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ऐसा करने से लोगों के बीच में दूरियां पैदा होंगी, गंगा जमुनी संस्कृति को ठेस पहुंचेगी। विपक्ष यूपी सरकार के फैसले को देश के लिए हानिकारक बता रहा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। 3 चुनाव आने वाले हैं और इनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ऐसे इस किस्म के विवाद उठें और तनाव हो और किसी एक दल को राजनीतिक फायदा हो और किसी को नुकसान हो। और नुकसान तो किसी का होता नहीं है, नुकसान तो जनता का होता है, वो भी गरीब आदमी का होता है। जो 2 पैसे कमाना चाहता है वो भी नहीं कमा पाएगा। जितनी भारी समस्या बेरोजगारी की आज देश के सामने है, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। बस ये है हमारे मुख्यमंत्री ने जो किया वो सही किया। कांवड़ यात्रा पर सियासत में प्रियंका ने भी हाथ धोया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यूपी में ठेलों, होमचो और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार किया है और लिखा कि मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता मामले में प्रियंका गांधी खामोश क्यों है? असम में छोटी छोटी बच्चियों के निकाह के मुद्दे पर प्रियंका गांधी खामोश क्यों रहती है? उधर कांवड़ यात्रा में दुकानों पर नाम लिखने को लेकर मची घमासान पर आरएलडी में 2 फाड़ नजर आ रहा है। आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने इस फैसले का समर्थन किया है, तो वहीं आरएलडी के बिजनौर से सांसद चंदन चौहान ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जाति धर्म में बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। विपक्षी दलों की ओर से हमले हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि दुकानों के सामने पहचान दिखाने और नाम लिखने पर विपक्ष मजहबी सियासत कर रहा है। वहीं कांग्रेस इसको सही नहीं मान रही है। हर दुकान का नाम तो होना चाहिए, नहीं तो हमें कैसे मालूम है कि कौन सा दुकान में हम जा रहे हैं। मालिक का नाम, दुकान मालिक का नाम। हाँ मैम, उनका आशा ये है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग, देवी देवताओं के उनके नाम पे जो दुकान चलाते हैं कांवड़ में, उनको उनके नाम पे दुकान चलानी चाहिए, लगानी चाहिए। इसको लेकर क्या करें? अभी इस पे मैं कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन इट इज ए बिजनेस है। अगर वो लोग भी शामिल हो रहे हैं, वैसे भी देखा जाए तो हमारे ठाकुर का भी बहुत सारे वस्त्र सब काफी मुस्लिम भाई लोग करते हैं। नहीं, ये मैं देखो इसको सही नहीं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि इससे विदेशों में देश की छवि धूमिल होती है। अब हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग भी तो बाहर बहुत बैठे हैं, अगर वो अपने देश में ऐसा कानून बना दें, ऐसा ऑर्डर कर दें, तो कैसा फील होगा। तो ये आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की छवि खराब होती है। इससे इस तरह की नहीं करना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल मानना है।
कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार के फैसले पर मचे सियासी घमासान में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत भी कूद पड़े हैं। राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है, उसका बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे। वहीं मंत्री संजय निषाद ने आदेश के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि दुकानों पर नेम प्लेट लगाने से सब कुछ साफ होगा। सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है, बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं, फास्ट में लिख देते हैं। वो वहाँ पे कैसे उसकी खुदाई कर रहा है, मुसलमान ही तो खुदाई करता है पाकिस्तान में। सेंधा नमक यहाँ पे फास्ट में इस्तेमाल होता है, हिंदू का जो फास्ट होता है उसमें इस्तेमाल होता है, हम भी सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। आता पाकिस्तान से, करो बहिष्कार उसका। हमारा मानना है कि हर प्रोप्राइटर को, कोई भी प्रोप्राइटर हो, उसको अपना प्रचार करना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्या हूँ। प्लस कुछ मिसहैपनिंग होने के बाद पता चलता है कि जब कोई आदमी के साथ घटना घट जाती है तो जब जांच होता है तो पता चलता है कि कोई है ही नहीं, दुकान किसी और का चला कोई और है। तो इसलिए इस तरह से घटनाओं पर लोगों को गलत करने से रोका जा सके, इसलिए हमारे हिसाब से सबको अपना अपना प्रोप्राइटर लिखना चाहिए क्योंकि कौन है उसका मालिक है। कांवड़ को लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले पर वार पलटवार जारी है। सत्ता पक्ष जहां फैसले को सही बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे समुदाय विशेष से जोड़कर विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि फैसला सभी के लिए है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ महिला की हत्या कर दी गई। प्रॉपर्टी कारोबारी की पत्नी मंजू शर्मा की दिन दहाड़े हत्या की गई है। जानकारी है कि घर में घुसकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद फरार हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, पुलिस का क्या कहना है? देखिए, जो पूरा मामला है वो जयपुर में खोनागोरन थाना इलाके में गोने रोड पर राधा कृष्ण मंदिर है, वहीं पर गौरव वाटिका है, जहां पर स्टाम्प विक्रेता और प्रॉपर्टी जो डीलर हैं सतीश चंद्र शर्मा वे रहते हैं। और आज दोपहर को उनकी पत्नी मंजू शर्मा घर पर अकेली, दोपहर 12 बजे प्रॉपर्टी डीलर सतीश शर्मा अपने घर से खाना खाकर अपनी शॉप पर गए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी जब थी वो मंजू शर्मा वो घर पर अकेली थी और इसी दौरान मंजू शर्मा पर अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। चेहरे, गले और पेट में करीब कई ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनकी हालत खराब हो गई। और जब उनका बेटा, छोटा बेटा जब घर पर आया और उसने अपनी मां को लहूलुहान हालत में अचेत पड़े देखा, उसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल पहुंचाया मंजू शर्मा को, जिसके वहां पर डॉक्टरों ने मंजू को मृत घोषित कर दिया। तो घटना के बाद अब मच्छर की पीपली गोने रोड के आसपास की जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया है। लोगों में आक्रोश है। और वहीं इस वक्त जो शव का एसएमएस हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम चल रहा है, मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ में सीसीटीवी फुटेज देखे जाना है कि आखिरकार कौन व्यक्ति जिसने मंजू शर्मा को घर में अकेला पा करके और हत्या की इस वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया है। चूंकि पति कुछ देर पहले ही घर पर गए थे, बेटा जब आया तो उसके बाद में महिला विष्णु, पुलिस जांच किस एंगल से कर रही है? रंजिश या फिर लूटपाट के एंगल से? किस एंगल से? देखिए, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि वजह क्या है इस मर्डर की। चूंकि घर में अकेला होना और अज्ञात व्यक्ति का घुसना, तो वजह क्या लूटपाट ही है, क्या चोरी है या फिर कुछ और है, उस तमाम एंगलों पे जांच किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जरूरत था मौके पर लॉ एंड ऑर्डर को सही करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना और शव का पोस्टमार्टम करवाना। तो प्रक्रिया अभी चल रही है और कई सारे जो एंगल है उनके ऊपर जो पुलिस की जांच है वो जारी है। जी, तो गोनेर रोड पर जो दुकानें बंद कर लोग विरोध जता रहे थे, वहां के हालात कैसे? कंट्रोल में है सब कुछ? जी देखिए, बिल्कुल फिलहाल वहां पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन लोगों ने आक्रोश के आकर के दुकानों को बंद कर दिया गया। आरोपी को पकड़ने की मांग वहां की जा रही है और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम में चल रहा है। तो एक तरफ पुलिस बल है एसएमएस के मुर्दाघर पर तैनात है, दूसरा पुलिस बल है मौके पर है और तीसरी जो जांच जो टीम है वो मौके पर जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया विष्णु जानकारी पहुंचाने के लिए। तो विष्णु संवाददाता जयपुर से इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया।
उधर जल जीवन मिशन महाघोटाले में गिरफ्तार चौथे आरोपी संजय बड़ाय को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। ईडी ने रिमांड खत्म होने के बाद जयपुर की विशेष कोर्ट में पेश किया था, जहां से बड़ाय को 30 जुलाई तक की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। ईडी ने बीते दिनों पूर्व जलदाय मंत्री के करीबी संजय बड़ाय को गिरफ्तार किया था। बड़ाय पर 900 करोड़ के जल जीवन मिशन महाघोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत ईडी की ये चौथी गिरफ्तारी थी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि संजय बड़ाया जी है, ये डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को डरा धमका के इनसे रिश्वत लेते थे। रिश्वत का केस आया है, वो रिश्वत प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ईडी ने माना है और उसके बेसिस पे उनको अरेस्ट किया गया था और आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है और इनकी न्यायिक जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया है और 30/7 को वापस बुलाया है कोर्ट ने। ईडी ने आज कोर्ट के सामने संजय बड़ाया जी को पेश किया गया और संजय बड़ाया को पेश करने के बाद वहां पर जो है उनके द्वारा जुडिशियल कस्टडी हेतु रिमांड मांगा गया। अब उनको 30 तारीख जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पूरी होने के बाद आज अदालत ने संजय बड़ाया को 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। संजय बड़ाया के वकील ने अदालत में 2 एप्लीकेशन लगाई हैं जिन पर यह कहा गया है कि संजय बड़ाया की हेल्थ और इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनके संबंध में एप्लीकेशन लगाई गई हैं। अब फिलहाल ईडी ने संजय बड़ाया से पूछताछ पूरी कर ली है। काफ़ी अहम साक्ष्य इसमें जुटाए गए हैं, चूंकि ठेकेदार और इंजीनियरों ने जिस तरीके के बयान जो है प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दिए हैं उसकी लंबी फेहरिस्त ईडी ने बनाई थी। उस फेहरिस्त पर जब पूछताछ हुई है तो कई और नए तथ्य सामने आ सकते हैं। अब इस मामले में और भी बड़े मगरमच्छ उन पर ईडी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जल जीवन मिशन घोटाला हुआ है और जो प्राइवेट व्यक्तियों को संरक्षण जो है दिया गया उसको लेकर के अब ईडी गहनता से जांच करेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और जयपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने राजभवन पर गंभीर आरोप लगाया। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में यूपी के कुलपति लगाए जा रहे हैं। यूपी के कुलपति घोटाले करके बताया जा रहा भाग जाते हैं, पकड़ में नहीं आते, ये आरोप लगाए गए। गुजरात के वडोदरा से एक बेहद ही परेशान करने वाली घटना सामने आई। यहां लंच टाइम के दौरान एक स्कूल में अचानक दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में कुछ बच्चे आ गए जो घायल हो गए हैं। घटना के बाद अभिभावक भी अब खौफ में हैं। रिपोर्ट देखिए। स्कूल में हादसा, धड़ाम से गिर गई दीवार। गुजरात के वडोदरा से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है जो किसी भी माता पिता को परेशान करने वाला है। वडोदरा के एक प्राइवेट स्कूल की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद तो चीख पुकार मच गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। हादसे के वक्त क्लास में बच्चे मौजूद थे। कोई खाना खा रहा था तो कोई आपस में बात कर रहा था, लेकिन अचानक दीवार में हलचल हुई और वो धराशायी हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो बेहद ही भयंकर है। आगे की बेंच पर 4 बच्चे दिख रहे हैं तो वहीं पीछे के बेंच पर 5 बच्चे हैं। तभी अचानक दीवार गिरी और कुछ बच्चे उसकी चपेट में आ गए। सबसे पीछे की बेंच में बैठा बच्चा वहां से दौड़ता दिखा। इसके बाद तो क्लास के सभी बच्चे डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्कूल के दूसरे टीचर भी क्लासरूम में पहुंचे और दूसरे बच्चों को वहां से हटाया गया। कहा जा रहा है कि स्कूल की इमारत 4 मंजिला है। पहली मंजिल में यह हादसा हुआ। इस दौरान स्कूल परिसर में जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और मिट्टी का गुबार उठ गया। 6 बच्चे दीवार के साथ नीचे जा गिरे। सभी को चोट आई है। एक बच्चे को ज्यादा चोट लगी है। इसके बाद सभी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। वडोदरा के श्री नारायण विद्यालय की ये घटना बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्कूल की बिल्डिंग काफी जर्जर हालात में थी, जिसकी मरम्मत नहीं हुई थी। स्कूल में हादसे के बाद एक बार फिर लापरवाही उजागर हो गई। स्कूल प्रशासन तमाम दलीलें दे रहा है, लेकिन उसकी लापरवाही बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती थी। अभिभावक भी बेहद नाराज है। उनका कहना है कि स्कूल मोटी फीस ले लेते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से बिजली का करंट लग चुका है। अब 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज छूट बंद होने जा रही है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने पिछले साल अगस्त में प्रदेश की जनता को फ्यूल सरचार्ज पर छूट दी थी। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका। 200 यूनिट से अधिक खपत पर देना होगा फ्यूल सरचार्ज। उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट बंद। अगस्त 2023 में कांग्रेस सरकार में 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज पर छूट दी थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने इस छूट पर रोक का फैसला लिया है, जिसके चलते घरेलू बिजली उपभोक्ता को भारी झटका लगने वाला है। हालांकि 200 यूनिट तक उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज पर छूट मिलती रहेगी। हालांकि कांग्रेस सरकार इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने फ्यूल चार्ज निःशुल्क करने का काम किया था। इस राज्य सरकार ने वो फ्यूल चार्ज फिर से लगाने का काम किया, जिससे कि 15 लाख उपभोक्ता उस पर प्रभावित हो गए। हम इस सरकार की निंदा करते हैं और इस सरकार को कहना चाहते हैं कि समय रहते आप चेतिए, क्योंकि आपको आमजन किसान मजदूर की सेवा करने के लिए सरकार ने स्थापित किया था, लेकिन आप प्रतिदिन गलत फैसले कर आमजन किसान मजदूरों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से 15 लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे, जिनमें से 8 लाख उपभोक्ता पहले छूट का लाभ उठा रहे थे। उपभोक्ताओं को हाल ही में जारी किए गए बिलों में अब फ्यूल सरचार्ज भी शामिल है, जिससे उन पर 100 से 1200 रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। सरचार्ज की गणना 61 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से की गई है। इस कदम से राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। विपक्ष का तो क्या कहा जाए, विपक्ष को ये पता है क्या कि कितने प्रतिशत छीजत बिजली की उनकी पार्टी के शासन में रही है। अगर 40% तक छीजत नहीं पहुंच गई हो तो ये आश्चर्य की बात है। तो अब कुछ इस तरीके से आपका बिल आएगा, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बात अगर विद्युत खपत की करें तो पहले 600 यूनिट और अब भी 600 यूनिट ही होगा। लेकिन विद्युत खर्च की अगर हम बात करें तो पहले भी 4315 था और अब भी ये 4315 ही होगा। लेकिन अगर बात स्थायी शुल्क की करें तो ये पहले भी 345 थे और अब भी 345 रुपये ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की अगर हम बात करें तो पहले 240 रुपये और अब भी 240 रुपये ही आपको देने होंगे। वहीं अगर नगरीय उपकार की बात करें तो पहले 90 रुपये और अब भी आपके लिए ये 90 रुपये ही रहेगा। लेकिन अगर बात अब फ्यूल सरचार्ज की करें तो पहले 0 था, लेकिन अब 366 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब ऐसे में कुल राशि अगर हम देखें तो पहले 4990 थी, लेकिन अब ये बढ़कर 5356 हो गई है। अब इसमें अगर हम सीएम निःशुल्क रुपये बिजली सब्सिडी को घटा दें, जिसकी रकम 562 रुपये 50 पैसे थी और अब भी ये 562 रुपये 50 पैसे ही होगी। कुल मिलाकर अब ये बिल हुआ 4427 रुपये 50 पैसे जो पहले था, लेकिन अब आपको देने होंगे 4793 रुपये 50 पैसे। सूत्रों के मुताबिक डिस्कॉम्स ने ऊर्जा विभाग से इस बारे में लिखित में छूट को आगे बढ़ाना है या नहीं, इस बाबत पूछा था, क्योंकि इसका भार सरकार को ही उठाना पड़ता। सूत्रों की माने तो ऊर्जा विभाग ने इसका आधिकारिक रूप से जवाब नहीं दिया। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। जहां सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं, वहीं विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। डॉक्टर प्रिया गर्ग इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर अचेत होकर गिरे एक बुजुर्ग को सीपीआर देकर उनकी जान बचाई। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डॉक्टर प्रिया अजमेर के रेलवे अस्पताल में एनेस्थीसिया विभाग में तैनात हैं। ये तस्वीरें 14 जुलाई दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जब डॉक्टर प्रिया गर्ग अपने पति के साथ वापस जयपुर लौट रही थी। लेकिन इस बीच एयरपोर्ट पर फूड कोर्ट एरिया में ये बुजुर्ग बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन प्रिया गर्ग की सूझबूझ और उनके सीपीआर देने के बाद बुजुर्ग शख्स की पल्स वापस आई।
प्रिया गर्ग से न्यूज 18 राजस्थान ने उस दिन हुए वाकये के बारे में जाना। वो जब हमने एग्जामिन किया तो वो बिल्कुल पल्सलेस थे, उनकी धड़कन बिल्कुल बंद हो चुकी थी, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल अनरेस्पॉन्सिव थे, अनकॉन्शियस थे और थोड़ी समय में मतलब बिल्कुल विद इन सेकेंड्स वो नीला पड़ना शुरू हो गए, साइनोज रोना शुरू हो गए। तो मैंने तुरंत CPR स्टार्ट कर दिया। करीबन 5 मिनट के CPR के बाद में वो थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्सिव होना शुरू हुए, मतलब उनकी पल्स वापस हमें थोड़ी महसूस हुई। इट वॉज फीबल, बहुत धीमी थी, बहुत फीबल थी पल्स, रेगुलर नहीं थी उस टाइम तक। तो आई कंटिन्यूड CPR और कुछ समय बाद में उनकी पल्स जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हुई। अजमेर के रेलवे हॉस्पिटल में सीनियर DMO के पद पर कार्यरत प्रिया गर्ग करीब 12 साल से अजमेर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके पति रमाकांत गोयल रेडियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रिया गर्ग कहती हैं कि लोगों का प्यार देखकर अच्छा लग रहा है और वो चाहती हैं कि लोगों को CPR के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी मरीज को बचाया जा सके। इसके 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है उसमें आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हाथों की मदद से, जैसे जो हमने वहां पे किया था वो था हैंड्स ओनली CPR, जिसे हम बोलते हैं आजकल जो वर्जन है हैंड्स ओनली CPR। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपके हाथों की मदद से मरीज की छाती पे दबाव बनाना होता है और ये कोई भी आम नागरिक सीख सकता है। प्रिया गर्ग के 5 मिनट के CPR से एक बुजुर्ग को नई जिंदगी मिली है। बुजुर्ग की बाईपास सर्जरी होने के बाद अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। आइए इस बीच आपको बताते हैं कि किन हालात में CPR देकर किसी की जान बचाई जा सकती है। किसी के अचानक गिरने पर अगर उनकी सांसें रुक जाएं, बेहोश होने पर होश में लाने की कोशिश करें, अगर सांस ना ले पाए तब, एकदम सांस रुक जाने पर या सांस ना ले पाने पर, करंट लगने के बाद CPR दें, दम घुटने पर या पानी में डूबने पर पानी से निकालने के बाद। डॉक्टर्स का मानना है कि CPR देने से किसी भी शख्स के जीवन को बचाने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन प्रिया गर्ग ने जिस शिद्दत और जिम्मेदारी के साथ बुजुर्ग को CPR दिया वो काबिले तारीफ है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। बस्ती इलाके के राजाधोक टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगते देख यहां अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंचा, आग पर पानी डालकर काबू पा लिया गया। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। बताया जा रहा है कि यहां सड़क पर पेचवर्क का काम चल रहा था। पेचवर्क में काम आने वाले केमिकल से भरा ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। ट्रक में अचानक आग लग जाती है। इस दौरान आग लगती देख यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और एहतियात के तौर पर हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया ताकि कोई जनहानि ना हो। ऐसे यहां जाम लग गया और वाहनों की लंबी कतार देखी गई। बाद में सूचना पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। तो आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया था बस्ती में। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी तरीके की कोई हताहत की खबर फिलहाल के लिए सामने निकलकर नहीं आई है। जैसे ही आग लगते हुए देखा गया तो ट्रैफिक को रोक दिया गया ताकि स्थितियों से निपटा जा सके और मामले की सूचना दमकल की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर कंट्रोल कर लिया है। सरकारी अस्पतालों की बदहाली किसी से छिपी नहीं। कहीं अस्पताल परिसर में कचरा पसरा है तो कहीं डॉक्टर ड्यूटी से ही नदारद हैं। लेकिन सवाई माधोपुर जिला हॉस्पिटल की व्यथा कथा सबसे जुदा है। मरीजों की बेतरतीब कतार, स्ट्रेचर खींचते तीमारदार, खराब पड़े कंप्यूटर प्रिंटर, भीषण गर्मी में धूल फाकते कूलर, ड्यूटी से नदारद डॉक्टर। जहां तक नजर वहां तक अव्यवस्था का मंजर। अव्यवस्था की और किन किन तस्वीरों से दो चार होने की हसरत कसमसा रही है। अस्पताल है या अव्यवस्थाओं का अड्डा समझ से परे है। जिक्र छोड़िए और मरीजों और उनके तीमारदारों की जुबान पर दर्द भरी दास्तान चली आती है। मैं बहुत परेशान हूँ। 4-5 दिन से मैंने बोली बोतल चढ़ा दो, किन्नी चढ़ेगी बोतल में घबराहट आता है। यहाँ से एलर्जी हो, मतलब चैन नहीं पड़ती, झटका लगते हैं तो बस ऐसे एंटीबायोटिक लिख देते हैं। ऑपरेशन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है।
चैम्बर में नहीं है? चैम्बर में नहीं, 10:30 बजे मरीज को नहीं दिखा पाए। हाँ। अस्पताल पहुंचकर राहत की सांस लेने से पहले कदम कदम पर जिस अव्यवस्था से मरीजों और उनके तीमारदारों को जूझना पड़ता है, उसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब इसी तस्वीरों को ही देख लीजिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।